हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो पिछले पार्ट में हमने इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन दिया था और हम ये जाने थे कि इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं। ये उस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पहला पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इसलिए हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ना ज़रूरी है कि ये कहाँ से आया, ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, ठीक है, ये सब हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो होता है, हम लोग इलेक्ट्रॉन को जानने से पहले ये कहाँ से आया इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमें जानना होगा मैटर्स के बारे में, ठीक है। और मैटर्स के बारे में बहुतों को पता होगा पहले से ही कि मैटर्स जो होता है उसका डेफिनेशन है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। कोई भी चीज़, ठीक है, जिस जो कुछ ना कुछ जगह लेता हो, ठीक है, अगर आप उसको कहीं रखते हैं वो कुछ ना कुछ जगह ले रहा होगा, ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा होगा और उसका कुछ ना कुछ मास होगा, ठीक है। वो क्या कहलाएगा? मैटर। जैसे कि पेन, ठीक है, ये एक पेन है, ठीक है। पेन जो है ये एक स्पेस ले रहा है और इस पेन का कुछ ना कुछ वेट तो होगा ही होगा, 10 ग्राम या कुछ भी, ठीक है। तो ये पेन जो है वो एग्जाम्पल हो गया मैटर का। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे बुक्स हो गए, ठीक है, कॉपी हो गया, ठीक, कंप्यूटर हो गया। तो ये सारे जो एग्जाम्पल जो हैं वो सारे के सारे मैटर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब जो भी मैटर्स होते हैं ना, जितने भी मैटर्स होते हैं, उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो होता है एटम। तो इट इज़ डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। चाहे जितने भी मैटर्स हों, सबके सब जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या है? एटम। जैसे ये पेन एक मैटर है, इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होगा वो क्या होगा? एटम, ठीक है। दुनिया में जितने भी मैटर्स हैं उसके जो सबसे छोटे पार्टिकल होंगे, जो सबसे छोटा इकाई होगा, वो क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉन्स। इसी एटम का जो सबसे इसी एटम का जो पार्टिकल होता है ना, इसी एटम के अंदर जो पार्टिकल होता है उसको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। उसका डेफिनेशन क्या होगा? इट इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, ठीक है। यहाँ पे इसको फंडामेंटल पार्टिकल इसलिए कहा गया है, संसार में जितने भी एटम्स होंगे ना, संसार में जितने भी एटम्स होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो होगा ही होगा, मतलब इसलिए इसे यहाँ पे फंडामेंटल पार्टिकल कहा गया, ठीक है। वैसे तीन जो है फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं एटम्स के, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो अगर ये पेन का एटम है, हम एक पेन का एटम लेते हैं, ठीक है, और उस एटम में हम देखते हैं तो हमें तीन पार्टिकल्स मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसी तरह यहाँ पे अगर हम फ्लावर लेते हैं, ठीक है, फ्लावर का एक छोटा सा पार्टिकल लेते हैं, बहुत छोटा सा पार्टिकल लेते हैं, ठीक है, और उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें इसके अंदर भी तीन पार्टिकल मिलेंगे। इस फ्लावर के एटम के अंदर भी हमें तीन पार्टिकल मिलेंगे, फ्लावर के एटम के अंदर भी हमें
3 पार्टिकल मिलेंगे, जो कि होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा एटम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। ठीक है, तो ये जो सेंटर पार्टिकल होता है, एटम का जो सेंटर पार्ट होता है, उस वहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन्स के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स आया कहाँ से। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आखिर आया कहाँ से। सबसे पहले हमें मैटर्स के बारे में पढ़ना था कि मैटर्स क्या होता है, और मैटर्स का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो एटम होता है। और जब हम एटम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हम पाते हैं कि उसमें 3 फंडामेंटल पार्टिकल होता है, जो कि होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम का जो सेंटर होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, इस न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, और ये जो चारों ओर चक्कर लगाता रहता है एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे चक्कर लगाता है, फिक्स्ड ऑर्बिट पे चक्कर लगाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इस फिक्स्ड ऑर्बिट को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, इस फिक्स्ड ऑर्बिट पे वो चक्कर लगाता रहता है न्यूक्लियस के चारों ओर। जैसे कि अगर हम अपना सोलर सिस्टम लें, ठीक है, सोलर सिस्टम के बीच में सन है, और हमारा जो अर्थ है, हमारा जो पृथ्वी है, वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे वो चक्कर लगा रहा होता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस जो है उसे हम सन मान लेते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन जो चारों ओर चक्कर लगा रहा रहता है, इसको हम लोग प्लैनेट मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से समझने में आसानी होगा, इसलिए मैंने ऐसा बताया आपको। ठीक है, तो ये सारा एटम का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे, अब यहाँ पे एक बात जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बाद मैं आपको ये क्वेश्चंस के बारे में बोलूँगा। ठीक है, यहाँ पे एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे ना, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही बाहर में जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, तो वो एटम कहलाएगा स्टेबल एटम। और जितने भी एटम है ना, वो हमेशा ये चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आपको ये याद रखना होगा, न्यूक्लियस जो एटम होता है, हमारा एटम, ठीक है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, बाहर जो चक्कर लगा रहे होते हैं, अगर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसके बराबर होगा, तो वो एटम जो है वो स्टेबल एटम होगा। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नहीं है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो वो एटम जो है वो अनस्टेबल कहलाएगा, अनस्टेबल एटम। ठीक है,
अब यहाँ पे कोई भी एटम जो है वो खुद को हमेशा स्टेबल करना चाहेगा। कोई भी एटम है, कोई भी अनस्टेबल एटम है, वो हमेशा खुद को चाहेगा कि हम कब स्टेबल एटम हो जाए, कब हम स्टेबल हो जाएं। तो स्टेबल होने के लिए वो जो रूल को फॉलो करता है, ठीक है, रूल को जो फॉलो करता है उसे कहते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल में क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूम रहे होते हैं। ठीक है, इसके पिछले वाले स्लाइड में हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूम रहे होते हैं, इसी को हम लोग सेल कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो ये जो फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूम रहे होते हैं उसको सेल कहते हैं। ऑक्टेट रूल कहता है जो भी एटम होगा, ठीक है, जो भी एटम होगा उसका जो ऑटर मोस्ट सेल होगा ना, ऑटर मोस्ट सेल जो होगा उस एटम का, उसमें 8 एटम रहना चाहिए हमेशा। 8 एटम नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, तो वो स्टेबल रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन वैसे बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारा एल्युमिनियम का। ठीक है, एल्युमिनियम, जो हमारे घर में जो वायर्स होते हैं ना, जितने भी वायर होते हैं उसमें एल्युमिनियम काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर इसी पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जो है एटॉमिक नंबर होता है 13। ठीक है, और इसके 3 सेल होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा था, KLM। ठीक है, जो पहला सेल होता है K, उसमें 2 एटम रहता है। L सेल में 8 एटम रह सकते हैं, और M सेल में भी 8 एटम रह सकते हैं। ठीक है, 18 एटम रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एल्युमिनियम के केस में क्या हो गया, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए K सेल में, 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो L सेल में चले गए, और बचा कितना, 3। ठीक है, 3 बचा हमारे पास कितना बचा, 3 बचा। लेकिन ऑक्टेट रूल क्या कहता है, अब इस केस में ये एल्युमिनियम का एटम क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। सॉरी, इस केस में एटम जो अनस्टेबल नहीं होगा, माफ कीजिएगा। अब यहाँ पे ये क्या हुआ, ऑक्टेट रूल के हिसाब से, ठीक है, ऑक्टेट रूल के हिसाब से जो ऑटरमोस्ट सेल होता है ना, किसी भी एटम का ऑटरमोस्ट सेल, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 3। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर पा रहा है। तो ये एटम क्या करेगा, अपना जो 3 इलेक्ट्रॉन है ना, ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे देगा। इट विल गिव these 3 electrons। ओके, ये जो है किसी को अपना 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देगा। तो क्या होगा, इसके पास 2 और 8 बचेंगे। 8 जो है इसका सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटरमोस्ट में, तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करने लगेगा। और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दिए हैं ना, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहलाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन जो किसी को दे दिया है वो एटम, ठीक है, वो कहलाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और आपको ये पॉइंट नोट करना है, ठीक है, आपको ये पॉइंट नोट करना है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल
टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी मेटल्स के अंदर, किसी भी कंडक्टर्स के अंदर, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में। ठीक है, तो अगर आपसे अब कोई पूछेगा कि क्या किसी भी मेटल्स के अंदर ऐसा क्या होता है कि उसके अंदर से करंट जो है वो पास हो जाता है, तो आप उसे बताओगे कि उसके अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए कहाँ से, क्यों आए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। और यहाँ पे फिर एट द एंड में यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि कौन सा सब एटमिक पार्टिकल है, ठीक है, कौन सा सब एटमिक पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहता है अपने फिक्स्ड ऑर्बिट पे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। उससे पहले अगर आपको यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।